ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था और बार बार अमेरिका को फोन कर रहा था सीज फायर सीज फायर सीज फायर, वैसे ही फिर हमने देखा एक बार फिर भीख मांगते हुए और गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान को कि भाई अब रुक जा अब रुक जा। वो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मजबूत होते हैं। तो ये वो अफगान और तालिबान है जो अमेरिका को घुटने टिकवा देता है कि जिस जोश और आक्रोश में तालिबान था, अफगान था, वो पूरा चटना मैदान करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण झड़प में पाकिस्तान को यह सबक मिल चुका है कि जिस तालिबान पर उसने हाथ डालने की हिमाकत की थी वो उसकी कितनी बड़ी भूल साबित हुई है। तालिबान लड़ाकों ने दिखा दिया है कि बेशक तुम्हारे पास एटॉमिक पावर्स हैं, बेशक तुम्हारे पास जंगी बेड़े हैं, बेशक तुम्हारे पास एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन हम कुछ और ही चीज हैं। तालिबान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को न सिर्फ रगड़ा बल्कि डुरंड रेखा पर जो है वहां की रेतीली भूमि पर जिस तरीके से उसको सबक सिखाने का जो प्रयास यहां पर करके दिखा दिया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में पूरी दुनिया में इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान की सेना को कहीं ना कहीं पीछे की तरफ हटना पड़ा है। 25 चौकियों पर तालिबान ने कब्जे जमा लिए थे, जबकि पाकिस्तानी सेना में जो कैजुअलिटीज का जो आंकड़ा है, हालांकि ठीक ठीक आंकड़ा पाकिस्तान जो है देने से बच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे द्वंद में उसकी फजीहत जिस तरीके से हुई है, इस तमाम मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नाजिया इलाही खान। नाजिया इलाही खान से हम बातचीत शुरू करें इससे पहले मैं बता दूं आपको, ये वो व्यक्तित्व हैं जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी खूब छाई रहती हैं और अपने विस्फोटक अंदाज से जिस तरीके से मुद्दों पर प्रहार करना जानती हैं, इस विषय के ऊपर हम इनकी राय जरूर यहां पर जानना चाहेंगे। नाजिया जी, ये जो तमाम पूरा गतिरोध चलता रहा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, जिस तरह का द्वंद्व चलता रहा, आपकी नजरों में ये क्या है और कैसे आप इसको देखती हैं? नमस्कार, वंदे मातरम, हर हर महादेव। राम जी आपको भी और आपके देखने वाले सभी व्यूअर्स को भी। मैंने डे वन से ही कहा था कि पाकिस्तान ने एनाकोंडा के मुंह में हाथ डाला है और एनाकोंडा वो स्नेक है जो डसता नहीं है, पूरा निगल करके खून सक करके फेंक देता है। और पाकिस्तान को तो 1961 वार जो अफगान के साथ हुआ था वो याद रखना चाहिए था। उस वक्त के वजीर आजम अफगान के दाऊद खान हुआ करते थे और 1960 सितंबर से वार स्टार्ट हुआ था और 1961 में वो वॉर खत्म हुआ जब पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम ने अफगान के वजीर आजम दाऊद खान के हाथ पैर जोड़े थे। एक बार फिर हमने पाकिस्तान को देखा जैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था और बार बार अमेरिका को फोन कर रहा था सीज फायर सीज फायर सीज फायर, वैसे ही फिर हमने देखा एक बार फिर भीख मांगते हुए और गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान को कि भाई अब रुक जा अब रुक जा। मुझे ऐसा लगता है कि एक और बात आती है कि भाई इनका तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ चला गया, गटर में चला गया। अफगान में भी ला इलाहा पढ़ने वाले और पाकिस्तान में भी अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ने वाले, तो ये दोनों तो मुसलमान हैं, तो एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं? मार इसलिए रहे हैं क्योंकि इनका इस्लाम इस बात की इजाजत देता है और हमारे अल कुरान के हिसाब से जितनी भी जंगें हुई हैं वो रमजान में रोजे में हुई हैं। तो अब ये वो छवि हमें दिखाई देती है, पर पाकिस्तान को याद करना चाहिए कि किस तरीके से 2024 के अक्टूबर नवंबर में अफगानियों को पाकिस्तान से खदेड़ करके शहबाज शरीफ ने और जनरल आसिम मुनीर ने निकलवाया था और सिर्फ निकाला नहीं था, सिर्फ उनका छत नहीं छीना था, बल्कि अफगानियों की कई बहू बेटियों का रेप किया गया है। उनकी संपत्ति, उनके सोने जेवर, उनकी प्रॉपर्टीज के साथ साथ उनकी इज्जत आबरू भी लूटी गई और बच्चों को रस्सी में बांध करके सामान के साथ अफगान दोबारा भेजा और तभी तालिबान ने कह दिया था कि ये जो पाकिस्तान ने किया है इसका जवाब मुंह तोड़ मिलकर रहेगा। तो वही मिल रहा है। अब इसमें पाकिस्तान को रोने और चीखने की क्या जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक वक्त था जब तालिबान में एक नई सरकार बनी और सबने मजाक उड़ाया था कि देखो शिक्षा मंत्री जो है वो गन लेकर के बैठा है, डिफेंस मिनिस्टर जो है वो ऐसे चेयर पर चढ़ करके बैठा है। और अभी अगर आप अफगान और तालिबान को देखिएगा तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत वास्ट और फास्ट, पाकिस्तान की निस्बत तो बहुत ही वास्ट और फास्ट हो चुका है। इकोनॉमी भी अफगान की बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं जो चीजें यहाँ पर देख पा रहा हूँ,
क्या पाकिस्तान को यह समझने में भूल हो गई कि जिस तालिबान के ऊपर वो हाथ डाल रहा है, ये वही तालिबान के लड़ाके हैं जिन्होंने अमेरिकी फोर्सेस को जो है बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। अमेरिका भी जो है इनको नियंत्रित नहीं कर पाया था, ना इन पर फतह हासिल कर पाया, और आखिरकार 2021 में अमेरिकी फोर्सेस को अफगानिस्तान छोड़ करके वापस लौटना पड़ गया था। अब ये आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी पाकिस्तान को कि वो काबुल में जाकर के वहां पर बम बरसा के आ गए और फिर तालिबान से बैठे बिठाए इन्होंने पंगा ले लिया? मुझे लगता है कि 4 या 5 साल पहले जब मैंने अफगान का दौरा किया था, ईरान में मेरा कुछ थीसिस और रिसर्च चल रहा था, तो उसके बाद ही बस ऐसे ही मैं अफगान जब पहुंची थी, तो वहां पर जब मैंने टेक्नोलॉजीज देखा था, जब वहां पर मैंने उन लोगों के आक्रोश को देखा था और जब उनको मैंने प्रैक्टिकली फिजिकली सामने से समझा था, तो मुझे एक चीज समझ में आ चुकी थी कि अफगान के लोग सिर्फ हाइट में 6 फुट और 7 फुट के नहीं होते हैं। वो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मजबूत होते हैं। तो ये वो अफगान और तालिबान है जो अमेरिका को घुटने टिकवा देता है। और तो पाकिस्तान इनके सामने क्या है? पाकिस्तान तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ कहने को पौवा पौवा बम है। पाकिस्तान सिर्फ कहता है कि मेरा न्यूक्लियर पावर है, मेरे पास विस्फोटक है और मेरे पास पौवा पौवा बम है, हम गिरा देंगे तो हम फलाना कर देंगे, हम धमाका कर देंगे। कैन यू इमेजिन? एवरीवन नोज अबाउट पाकिस्तान कि अपनी बहू बेटियों को ये मक्का भेजता है, मदीना भेजता है, अरब भेजता है भीख मांगने के लिए। आप सोचिए, पाकिस्तान की बहू बेटियां हनी ट्रैप का काम करती हैं, जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं। और आप सोचो कि अफगानी जो पाकिस्तान में रहते थे, जो जमाने से रहते थे, डेकेड टू डेकेड रहते थे, ये 2022 में और 2023 में जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग का जो बस्ट हुआ था स्कैम पाकिस्तान में, उसमें 40% बच्चे अफगानी थे जिनके ऑर्गन को निकाल करके इन्होंने बेचा था, और 30% जो बच्चे थे वो बलोच के थे। अब आप सोचिए कि अफगानी बच्चों के ऑर्गन का कारोबार पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान के पास जंगे लड़ने के लिए कुछ नहीं है। इधर से भीख मांग लिया, उधर से भीख मांग लिया, और उसके बाद 2-4 बम ला करके फोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में आप राम जी याद कीजिए कि पाकिस्तान के लोकसभा में बड़े बड़े सांसद और मंत्री पाकिस्तान के कह रहे थे कि आर्मी जब कम पड़ जाएगी तो हम मदरसे के बच्चों को लेकर के आएंगे, अपनी जिहादी आर्मीज को लेकर के आएंगे भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए। आप सोचिए कि पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर, अर्थक्वेक आता है पाकिस्तान में, तो वो मरियम नवाज का वो बैनर और होर्डिंग लगाता है। हम पाकिस्तान के प्लेयर जब खेलने के लिए आते हैं तो जनरल आसिम मुनीर उनको डिक्टेट करता है कि बल्ला ऐसे मारना, बॉल ऐसे मारना। तो पाकिस्तान की आर्मी का निकम्मापन, पाकिस्तान की आर्मी की अश्लीलता, पाकिस्तान की आर्मी की कमजोरी, पाकिस्तान की आर्मी की छोकड़ीबाजी, पाकिस्तान की आर्मी का हर एक ल्यूफॉल इस पूरी ब्रह्मांड, इस पूरी दुनिया की आर्मी को पता है। कुछ नहीं है अफगान के सामने पाकिस्तान। और अच्छा हुआ कि भीख मांग लिया है और रोना गिड़गिड़ाना 1961 के बाद फिर से एक बार 2025 में उन्हें रोना गिड़गिड़ाना कर लिया, तो ये बच गया। और अगर नहीं रोना गिड़गिड़ाना करता तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस जोश और आक्रोश में तालिबान था, अफगान था, वो पूरा चटना मैदान करके पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस जोश और जिस आक्रोश की आप यहां पर बात कर रही हैं, वो जोश और आक्रोश जो है यहां पर जब सीज फायर हुआ तो सीज फायर से एंड पहले दिखाई भी दिया। तालिबान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और न सिर्फ पाकिस्तानी फोर्सेस जो थी उनको पीछे हटने को मजबूर किया, बल्कि उनकी 25 चौकियों पर कब्जे भी कर लिए थे। इसके अलावा एक और जो बड़ी घटनाक्रम इस समय चर्चाओं का विषय बनी है, उनके 6 टैंकों पर जो है कब्जे कर लिए थे। इसके अलावा जो पाकिस्तानी सैनिक हैं उनको निर्वस्त्र करके जो है तालिबानियों ने अफगानिस्तान की सड़कों पर घसीटा है। इसके ऊपर बड़ी ही तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ जो है इस पर एकदम भड़के हुए हैं, तमतमाए हुए हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब पाकिस्तानी पिटते हैं, चाहे 71 की वॉर हो, वहां पर 71 की वॉर में भी जो है 93,000 जब बंधक बना लिए गए थे, तो उस समय भी सरेंडर के बाद जो है इनकी पैंटें उतरवाई गई थी। और फिर एक बार फिर से जब तालिबानियों ने इनको पीटा तो फिर तालिबानियों ने भी इनको निर्वस्त्र करके सड़कों पर घसीटा है। ये पाकिस्तानी जब पिटते हैं इनके कपड़े क्यों उतार दिए जाते हैं? मैं फिर से बताऊंगी कि बजौर कब्जा किया था अफगान ने 1961 में सितंबर में। अफगान ने पाकिस्तान के बजौर पर कब्जा कर लिया था और उस वक्त भी निर्वस्त्र करवाया था अफगान ने पाकिस्तान की आर्मी को, और तब फिर उस वक्त के वजीर आजम ने हाथ पैर गिड़गिड़ाया था, तब जाकर के छोड़े गए थे।
अब आप मुझे बताइए कि 1971 में भी पैंटें उतरवाई गई थी, फिर अभी अफगान और तालिबान ने भी उतरवा दिया, और 1961 में भी अफगान ने उतरवाया था, और पता नहीं कहाँ कहाँ उतारा होगा। तो इनको तो शर्मिंदगी नाम की चीज है नहीं। इनको बच्ची मिले तब भी अपना पैंट उतारते हैं, बच्चा मिले तब भी अपना पैंट उतारते हैं, कोई ना मिले तो गधे के लिए अपना पैंट उतारते हैं, और कोई ना मिले तो दीवार के लिए अपना पैंट उतारते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के पुरुषों को पैंट उतारने में कोई दिक्कत या कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। वो तो सोचते हैं कि भाई इस्लाम ने हमें इजाजत दिया है कि डिजायर्स पूरा करने के लिए पैंट कहीं भी उतार दो, चाहे सामने में गधा मुर्गा मुर्गी क्यों ना हो उसके सामने भी उतार दो। तो ये आराम से पैंट उतारते हैं। इनको शर्मिंदगी नाम की चीज या ईगो नाम की चीज या सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये इस्लाम के नाम पर भीख मांगना, इस्लाम के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा करना, इस्लाम के नाम पर किसी का पैर पकड़ लेना, इस्लाम के नाम पर कटोरा लेकर के किसी भी देश चले जाना, यही इनका काम है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सीज फायर के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर को भी बंद नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के सीज फायर के कहने पर, और हम अब तालिबान को भी बंद नहीं, चुप नहीं होना चाहिए। मैं अभी इसी पॉइंट पर आ रहा था। ऑपरेशन सिंदूर तो जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ही था कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका गया है, बंद नहीं हुआ है, और जब भी ऐसी कोई हिमाकत होगी पाकिस्तान की तरफ से तो इसको वापस जो है रिज्यूम किया जाएगा। लेकिन यहां पर ख्वाजा आसिफ की जो फितरत रही है, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमने देखा, और अब जब अफगानिस्तान के तालिबानियों के हाथों जब ये पिटे हैं तो एक बार फिर से इन्होंने हिंदुस्तान का नाम लिया है। ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले आया है। इन्होंने कहा है कि ये जो फसाद हुई है तालिबान और पाकिस्तानी फोर्सेस के बीच में, इसके पीछे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का हाथ है। इनका आरोप है कि हिंदुस्तान जो है वो कहीं ना कहीं तालिबानियों को बैकडोर सपोर्ट कर रहा था, और उसी बल पर जो है तालिबानी इस तरीके से जो है पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर टूट पड़े। ये जब भी पिटता है पाकिस्तान, हिंदुस्तान का नाम क्यों लेता है? क्योंकि अब्बा है ना, और पाकिस्तान तो इसी भारत का बच्चा है। तो इसलिए ये मैं फिर से कहूंगी कि ये डर मुझे अच्छा लगा राम जी। अफगान मारे पाकिस्तान को तो भारत का हाथ है, अगर कभी अमेरिका मारे पाकिस्तान को तो भारत का हाथ है, कोई इटली मार दे पाकिस्तान को तो भारत का हाथ है, अरब मारे पाकिस्तान को तो भारत का हाथ है, कभी चाइना मार दे तो भारत का हाथ है। तो इससे ये साबित होता है कि भारत कितना मजबूत है अपनी जियोपॉलिटिक्स में, भारत कितना मजबूत है अपने डिफेंस में, भारत कितना मजबूत है अपने इकोनॉमी में, भारत कितना मजबूत है अपने बायलैटरल रिलेशंस में, भारत कितना मजबूत है अपने फॉरेन रिलेशनशिप में सबके साथ। इससे तो ये साफ साबित होता है। जब भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ऐलानिया ये बात कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और सिर्फ रोका गया है, बंद नहीं हुआ है और खत्म नहीं हुआ है, और उसकी एक छोटी सी झलक उन्होंने अभी मैच में भी दे दिया था जब इंडियन प्लेयर ने वहां पर कप नहीं लिया पाकिस्तान के उस निठल्ले से कि नहीं मैं इसके हाथ से नहीं लूंगा कप। तब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक्स हैंडल पे ट्वीट करके बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान भारत के नाम से पैंट में मूतता है, पाकिस्तान भारत के नाम से कांपता है। अफगान और पाकिस्तान की लड़ाई हमेशा से रही है, और वो एक इस्लामिक लड़ाई है, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद की लड़ाई हमेशा अपने चचाजाद और खालाजाद भाई बहन से रही, और प्रॉफिट मोहम्मद के चचाजाद भाई ने ही उनके नवासे इमाम हसन और हुसैन का गला रेता था। तो उसी तरीके से पाकिस्तान और अफगान की लड़ाइयां हमेशा रही हैं। लेकिन ये जो छेड़छाड़ पाकिस्तान ने 2024 के अक्टूबर नवंबर में किया था अफगानियों को निकाल बाहर करके, ये उसने सांप के बिल में हाथ डाला था, क्योंकि सबसे नजदीकी अगर कोई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का था तो वो अफगान है, और अफगान से इस तरीके की दुश्मनी लेना ये बहुत जगह पर पाकिस्तान को खतरे का बाअस बनेगा। क्योंकि देखिए अभी बलोच अलग होने के लिए बिल्कुल खड़ा है, क्या ही पता कल सुबह हमें खबर मिल जाए कि बलोच अलग हो गया और उसने अपना नया देश बना लिया। खैबर पख्तूनख्वा अलग होने के लिए बिल्कुल खड़ा है।
पीओके की जनता खुद कह रही है कि भैया तू मुझे अपने आप में जोड़ ही मत, मैं तेरा हूं ही नहीं, मुझे तेरे से कोई मतलब ही नहीं है। और पीओके में कोई भी कानून पाकिस्तान का चलता ही नहीं है। पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जहां पर पाकिस्तान के क्या संविधान भी मान्यता नहीं है, पाकिस्तान के संविधान को भी लागू नहीं किया जाता है। तो जिस तरीके से अभी पाकिस्तान चारों खाने चित हो रहा है और पाकिस्तान की सरजमीन पर ही 4 टुकड़े होने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे वक्त में अफगान से लड़ाई, ऐसे वक्त में भारत से लड़ाई, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनने का एक पूरा संदेश हमें तो मिल रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा आप कह रही हैं। और कुछ इसी तरह की चर्चाएं इस समय पूरी दुनिया में भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गतिविधियां इस समय पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि काबुल पर जो एयर स्ट्राइक कुछ दिन पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किया था, इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का इशारा था। वजह ये बताई जा रही थी कि अफगानिस्तान का जो बगराम एयरबेस है, उस पर जो है नियंत्रण हासिल करना चाहता है अमेरिका, और इसी वजह से जो है अफगानिस्तान की शांति को भंग करने के लिए पाकिस्तान से ये हरकत करवाई गई है। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने अमेरिका के इशारे पर चालें चलनी शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ चीन है जिसके साथ इसका जो भाईचारा है, जिसकी ये बड़ी मिसालें दुनिया में घूम घूम कर दिया करते थे शहबाज शरीफ। अब उस चीन की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। चीन ने साफ तौर से ये कहा है कि जो झड़पें हो रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उसने ये कहा कि हम अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। चीन ने बहुत संक्षिप्त शब्दों में शायद ये इशारा करने की कोशिश की है कि अगर ये संप्रभुता को भंग करने की किसी भी तरीके से कोशिश की जाती है तो वो मौन नहीं बैठेगा। क्या इसको पाकिस्तान के लिए एक धमकी के तौर पर देखा जाए? और अगर वाकई ये धमकी थी तो क्या ये माना जाए कि अब जो है, जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है वो जल्दी ही दुश्मनी में बदल सकती है? इसके लिए तो जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं पाकिस्तान से, या जितनी भी मरियम नवाज की पार्टी से या शहबाज शरीफ की पार्टी से, जितने भी भारत के चैनल्स पर बैठते हैं या पाकिस्तान के चैनल्स पर बैठते हैं वो लोग, तो वो अपनी अपनी चिंता जाहिर करते हैं। क्योंकि मेरे बारे में सबको पता है कि मैं पाकिस्तान के भी चैनल पर बैठती हूँ और ईरान के भी चैनल पर मैं बैठती हूँ। तो पाकिस्तान के जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं और प्रवक्ता हैं, वो चीन को लेकर के बहुत चिंतित है, बहुत ज्यादा चिंतित है। क्योंकि 2025 के फरवरी में भी चीन ने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया था जो पाकिस्तान के लिए धमकी था। उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर जब भारत की तरफ से किया जा रहा था, तब भी चीन बिल्कुल खामोश था और उसने पाकिस्तान के पक्ष में कुछ नहीं कहा। और उसके बाद फिर जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ करके विसल डॉग बन करके जनरल आसिम मुनीर ने खाना वाना खाया और फिर बिल्कुल बरसाती मेंढक की तरफ खुदकने लगा कि अब तो ट्रंप मेरे साथ है, तो वो जो इग्नोरेंट नेचर जो पाकिस्तान ने चीन को दिखाया, वो चीन भूल नहीं पा रहा है, बिल्कुल नहीं भूल पा रहा है। दूसरी चीज के चीन अगर पाकिस्तान से जुड़ा रहता है तो सिर्फ देना पड़ता है, सिर्फ देना पड़ता है। पाकिस्तान कटोरा बढ़ा देता है और चीन को उसमें कुछ ना कुछ भीख और फितरा और ज़कात देना पड़ता है। लेकिन अगर चीन अगर अफगान के साथ जुड़ता है तो आप सोचिए कि बायलैटरल रिलेशन जो होगा वो ऑन टेबल होगा और चीन को कहीं ना कहीं असलहा, बम, बारूद, वेपन्स और फिर साथ साथ स्ट्रैटेजी के साथ साथ आर्मी फोर्स, उसका ब्लूप्रिंट, कैसे जंगें लड़ी जाती हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाता है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट किया जाता है, कैसे वॉर संभाला जाता है मुस्लिम देशों से, ये सारी चीजें, ये सारे राज अफगान से। मैं जी 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 मैं थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि इस समय जो हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, क्या ऐसा नहीं होगा कि इसकी वजह से वो एशिया में अलग थलग पड़ जाएगा? क्योंकि चीन जिस तरीके से आंखें दिखा चुका है पाकिस्तान को, रशिया की तरफ से जो है एक सख्त संदेश आया है कि भाई दोनों को पीछे हट जाना चाहिए। भारत के साथ में इसका 36 का आंकड़ा है ही पहले से। गल्फ कंट्रीज की बात करें तो गल्फ कंट्रीज की का जो साथ और सहयोग है पाकिस्तान को, वो सिर्फ मुस्लिम सिंपैथी के नाम पर है। एक मुस्लिम सिंपैथी ही है जो गल्फ कंट्रीज जो है वो उससे वो हासिल करता है। रही बात तुर्की की, सिर्फ तुर्की ही वो देश है जो खुल करके पाकिस्तान को मित्र बताता है अपनी। मैं यहां पर ये समझना चाह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार दिख रहा है अमेरिका के लिए? क्या ये स्टेप उसका जो है खुद को कत्ल करने वाला नहीं साबित हो सकता?
राम जी, बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि ये इस्लाम अकल का काम नहीं है, नकल का काम है। तो जिस हिसाब से पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर और डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करके और डोनाल्ड ट्रंप का पालतू कुत्ता बन करके चीन के विरुद्ध जा रहा है, अलग अलग कंट्रीज के विरुद्ध जा रहा है, और जितने भी यूएई और अरब कंट्रीज हैं, उन्होंने बहुत पहले ही अपने दामन को साइड कर लिया है पाकिस्तान से। उसी दिन कर लिया था जब यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान से जुड़े हुए टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट पकड़ाया था, प्रत्येक हर एक कंट्री के इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज के मेंबर्स के हाथ में, और स्टैंप लगाया था कि पाकिस्तान से ये सारे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं। उसी वक्त अरब कंट्री, यूएई कंट्री और मुस्लिम कंट्री ने अपने आप को साइड किया था। ये जो पाकिस्तान ने स्टेप लिया है डोनाल्ड ट्रंप के छाती पर चढ़ करके, ये पाकिस्तान को खत्म और पूरा बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं तीसरी बार दोहरा रही हूं आपको कि पाकिस्तान अपने देश को कब्रिस्तान बनाने के लिए खुद जिम्मेदार है, खुद जिम्मेदार है, और चारों खाने चित होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप सोचिए, पिछले 3 डेकेड से अगर पाकिस्तान को कोई चला रहा था तो वो चीन था। 3 डेकेड से कंटिन्यूअसली चीन, पाकिस्तान के पोर्ट गिरवी हैं चीन के पास, पाकिस्तान की करोड़ों जमीन जो है वो गिरवी है चीन के पास, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी गिरवी है, पाकिस्तान के जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो भी गिरवी की जमीन पर बने हुए हैं। आप कराची की तरफ अगर अगर देखिएगा तो कराची में जितनी भी जमीनें हैं वो भी गिरवी हैं। तो इनके पास इनका है क्या? अगर आप डेप्थ पर जाते हैं तो टोटल डेप्थ जो पाकिस्तान का है वो 76.01 ट्रिलियन है, ये उसको देना है। उसके बाद फिर डोमेस्टिक डेप्थ पर आप जाइए तो 51.52 ट्रिलियन है। उसके बाद एक्सटर्नल डेप्थ पर हम जाते हैं तो 24.49 ट्रिलियन है। बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान सिर्फ अपने अकड़ पर, और कहीं कहीं से फितरा ज़कात भीख लाला करके सिर्फ वो चल रहा है। पाकिस्तान जो एक गाड़ी के अगर तौर पर लिया जाए तो पाकिस्तान में इत्तू-सा सिर्फ कैरोसिन तेल है, बस उसमें पेट्रोल नहीं है, और वो कैरोसिन तेल में वो माचिस कभी भी जनरल आसिम मुनीर लगा सकता है या शहबाज शरीफ लगा सकता है। दूसरी वजह मैं आपको बताती हूँ कि इनके घर में ही तो बहुत जंगे बदर और जंगे करबला होता रहता है। जनरल आसिम मुनीर वजीर आजम बनने के शौक में है और शहबाज शरीफ उसको बनने नहीं देने के लिए शौक में है। जनरल आसिम मुनीर ने मरियम नवाज को अपनी मुट्ठी में लेकर के रखा हुआ है, उससे प्यार मोहब्बत का चला रहा है ताकि वो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत में इमोशनल हो करके वो अपने चचा से, अपने अब्बा से सिफारिश करके जनरल आसिम मुनीर को वजीर आजम बना दे। तो परवेज मुशर्रफ से लेकर के जनरल आसिम मुनीर तक यही एक इनके दिमाग में ठिकाने में रहता है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए तो हो जाए, पाकिस्तान की आवाम खत्म हो जाए तो हो जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो और जीडीपी जो है वो पूरा वैनिश और इरेज हो जाए तो हो जाए, डूम्ड हो जाए तो हो जाए, डेविस्टेट हो जाए तो हो जाए। लेकिन मरने से पहले जनरल आसिम मुनीर को एक बार वजीर आजम के चेयर पर बैठना है। तो इन शॉर्ट में आपको कहूंगी कि पूरे एशिया में पाकिस्तान बिल्कुल कॉर्नर हो चुका है और कब्रिस्तान बनने को तैयार है। जो है जिस तरीके से क्रैश हो रहा है और डिप्लोमेटिक क्राइसिस से जिस तरीके से वो जूझ रहा है वो जग जाहिर है, और कई बार जो है इसकी चर्चाएं भी देश दुनिया में होती रही हैं। लेकिन यहां पर जब डिप्लोमेसी की बात छिड़ी है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है चीन ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर डोरे डालने की कोशिश की थी, और ये भी कोशिश की थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मित्रता करा दी जाए। इस कोशिश में जो सीपीसी प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान और चीन का जो संयुक्त जो प्रोजेक्ट है, उसको जो है एक्सटेंड करके अफगानिस्तान तक ले जाने की कोशिश की गई थी, और इस पर जो है सहमति तीनों देशों में बन चुकी थी। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान आमने सामने आ चुके हैं, तो कहा जा सकता है कि ये भारत की जो है एक तरीके से डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि उस दौर में ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान जो है भारत के जो रिलेशंस है उसमें थोड़ा सा दरमियानी जो है गैप आ सकता है, जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन की जो हरकतें थी उसको लेकर के। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं वापस से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में घनिष्ठता बढ़ रही है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पिछले दिनों हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे। इसको लेकर के जो है मशहूर गीतकार हिंदुस्तान के जावेद अख्तर की तरफ से एक टिप्पणी आई थी। उन्होंने आपत्ति जताई थी कि ऐसा व्यक्ति
जो अपने देश में महिलाओं को लेकर के इतना कंजर्वेटिव है, जो इतना डोमिनेंस जिसके नेचर में है और जिसके शासन में इतना डोमिनेंस है महिलाओं को लेकर के, उसका स्वागत देवबंद में इतना पॉम्प एंड शो के साथ क्यों हुआ, इस पर उनकी आपत्ति थी। तो ये जो है मैं नाजिया इलाही खान के मुंह से सुनना चाहता हूं कि ये आपत्ति जो जावेद अख्तर की तरफ से थी, आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? अभी रिसेंटली जावेद अख्तर साहब का एक सभा होने वाली थी पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी ने मना कर दिया था। मुझे लगता है कि जावेद अख्तर साहब जो है वो धोबी का कुत्ता हो चुके हैं, ना घर के रह चुके हैं ना घाट के रह चुके हैं। जब हमारे भारत देश में मुस्कान अलकायदा के चीफ की कॉन्क्यूबाइन और रखेल जब हिजाब के नाम पर सर्वोच्च न्यायपालिका चले जाती है, तब तो जावेद अख्तर साहब चुप रहते हैं। जब देश में 3 तलाक जैसी कुप्रथाएं चलती हैं, तब तो जावेद अख्तर साहब चुप रहते हैं। जब भारत देश में यूसीसी ना मानने की जिद की जाती है और संविधान के आर्टिकल 44 को नकारने की जिद मुसलमानों की तरफ से की जाती है, तब तो जावेद अख्तर साहब चुप रहते हैं। जब यहाँ पर आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चल रहा होता है और बरेली में झुमके के बजाय आई लव मोहम्मद का बैनर और होर्डिंग गिर रहा होता है, तब तो जावेद अख्तर साहब चुप रहते हैं। तो भारत देश में जिस हिसाब से मजार परस्ती करके गुनाह हो रहा है, जिस हिसाब से मदरसे में टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मिनी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जिस हिसाब से आतंकवादी सीख और समझ दी जा रही है मदरसे के अंदर, इन सारी चीजों पर जावेद अख्तर साहब अपने भारत देश के पक्ष में कुछ बात नहीं करते हैं, तो वो तालिबान को उंगली करने के लिए चले गए। देखिए, हर एक देश के अपने अलग अलग रिसाइटेशन होते हैं, अलग अलग जीने का तरीका और रूल और रेगुलेशन होता है। उनका जो तरीका है वो इस्लामिक तरीका है, क्योंकि वो इस्लामिक देश है। हमारा भारत तो इस्लामिक देश है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो इस्लाम को मनवाने की कोशिश की जाती है, यहाँ पर जो शरिया को मनवाने की कोशिश की जाती है, मुझे लगता है कि जावेद अख्तर साहब अगर भारत में ये जो मुसलमान समाज का ठेकेदार है, इनको अगर तंबी करते तो हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल होता। और रही बात कि जब तालिबान के साहब आए थे, तो उनका जो खातिर किया गया या उनके साथ जो बैठ करके बातचीत की गई या डॉक्टर एस जयशंकर ने जो उनसे मुलाकात की है, वो फॉरेन रिलेशनशिप है, वो बायलैटरल रिलेशनशिप है, वो बहुत प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। उस प्रोफेशनल रिलेशनशिप को पर्सनल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब जावेद अख्तर साहब के बच्चे जो हैं वो देश से बाहर पढ़े हैं, देश के बाहर रहते हैं, फिर भी उनको लगता है कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद कहा है कि उनके बच्चे कहते हैं कि उनको देश में डर लगता है। अब आमिर खान के बच्चे देश के बाहर ही ज्यादा रहते थे, फिर अचानक से आए कमाने दमाने के लिए बॉलीवुड में आकर के भारत की जनता के छाती पर दाल मूंगने लगे। तो आमिर खान ने भी अपनी बीवी के साथ बैठ करके, किरण राव के साथ बैठ करके इंटरव्यू में कहा कि मुझे भारत देश में डर लगता है। तो भाई, ये लोग करना क्या चाहते हैं? ये सब धोबी के कुत्ता हो चुके हैं, ना घर के ना घाट के। तालिबान से जो ब्यूरोक्रेट्स आए या जो वहां के पॉलिटिकल फिगर आए हैं, उनका भारत की सरकार के साथ बायलैटरल रिलेशन है, फॉरेन रिलेशनशिप है, और वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। उसको तालिबान के पर्सनल रिचुअल या पर्सनल रहन सहन या पर्सनल रिसाइटेशन से टिप्पणियां करना सिर्फ और सिर्फ जहालत और बेवकूफी है। यहाँ पर जो है एक बात और चर्चा पर यहाँ पर छिड़ी हुई है। चर्चा इस बात को लेकर के है कि ऐसा नहीं है कि जावेद अख्तर इस बात को समझते और जानते नहीं होंगे। अगर किसी देश का कोई बड़ा चेहरा अगर हिंदुस्तान में आया है और वो कैसा है व्यक्तिगत तौर से, या फिर उसका शासन किस तरह से है, या वो महिलाओं को लेकर के जो है कितना डोमिनेंस है, वो उसका जो आंतरिक और घरेलू मसला है, वो उसका जो है जो डोमेस्टिक इशू है, ये अगर वो हिंदुस्तान में आते हैं तो ये डिप्लोमेटिक इशू है। तो जब वो हिंदुस्तान में आए हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत में और अफगानिस्तान के बीच में घनिष्ठता बढ़ रही है, एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं। बजाय इस पर बात करने के जावेद अख्तर को सिर्फ यही क्यों दिखाई दिया कि भाई ऐसे व्यक्ति का स्वागत उचित नहीं है जो महिलाओं के प्रति जो है बड़ा उदासीन है, या फिर जो बड़ा ही डोमिनेंस है जिसके नेचर में। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर ने जानबूझ करके इस तरह का स्टेटमेंट यहां पर देने की कोशिश की? अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके पीछे क्या वजह है? नहीं, उन्होंने जानबूझ करके देने की कोशिश नहीं की है, वो इसी मानसिकता के हैं। देखिए, तालिबान के डोमेस्टिक इश्यूज को अगर डिप्लोमेट इश्यूज में अगर ला करके खड़ा किया जाएगा और क्वेश्चनेबल मार्क लगाया जाएगा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ जावेद अख्तर साहब से कि तालिबान के जो व्यक्ति आए थे, उन्होंने भारत के बिंदी और साड़ी पर तो उन्होंने टिप्पणियां नहीं की,
तो हम उनके उनके तालिबान के डोमेस्टिक इश्यूज पर, बुर्के और हिजाब पर हम क्यों टिप्पणियां करेंगे? जावेद अख्तर साहब को महमूद मदनी और अरशद मदनी पर टिप्पणियां करनी चाहिए, जो वो मुसलमान महिलाओं को खेत बोलते हैं। जावेद अख्तर साहब को असदुद्दीन अवैसी पर टिप्पणियां करनी चाहिए, जिस हिसाब से वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बना करके चल रहा है, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए पार्टी बना करके चल रहा है। अगर जावेद अख्तर साहब को कोई टिप्पणी करनी चाहिए थी तो मौलाना तौकीर पर करनी चाहिए थी, इमाम बुखारी पर करनी चाहिए थी, क्योंकि इमाम बुखारी 8-8 रेस्टोरेंट, हुक्का बार का बना करके बैठा हुआ है। इस्लाम के नाम पर कालिक पोत रहा है इमाम बुखारी, कहां से लाया है इतना पैसा? तो इस्लाम को बदनाम जो लोग भारत के अंदर कर रहे हैं उस पर टिप्पणियां करनी चाहिए, लेकिन आदत से मजबूर है ना जावेद अख्तर साहब। जावेद अख्तर साहब हर वो बातें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, और वो बातें बिल्कुल नहीं करते हैं जो उनको करनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है जावेद अख्तर साहब का। उनको कहीं ना कहीं देश की सरकार को टारगेट करना था, उनको कहीं ना कहीं देश की सरकार को नॉक नॉक करना था कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ इतने अच्छे रिलेशन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अफगान के साथ भारत के रिलेशन खूबसूरत अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, और जो रिलेशनशिप, जो हमारा डिप्लोमेट रिलेशनशिप खूबसूरत होता चला जा रहा है अफगान के साथ, वो कंसर्न जावेद अख्तर साहब का पाकिस्तान के लिए दिखाई दे रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पाकिस्तान के पक्ष में दिखाई दे रहा है जावेद अख्तर साहब का कंसर्न। अदरवाइज किसी के डोमेस्टिक इश्यूज को हमारे डिप्लोमेट इश्यूज में ला करके खड़ा करना जावेद अख्तर साहब जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति से तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्योंकि मैं उनको बहुत जमाने से, उनकी टिप्पणियों को मैंने सुना है, बहुत जमाने से उनकी टिप्पणियों को मैं समझी हूं, तो इसलिए मुझे साफ लगता है कि उन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं कहा है। ये उनका नेचर है, ये उनकी फितरत है, और पाकिस्तानी मोहब्बत है उनकी। बिल्कुल। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के जो संरक्षक हैं मौलाना कारी इशाक गोरा, उनकी तरफ से भी जावेद अख्तर को लेकर के एक कमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि जावेद अख्तर साहब को जो है दीवारें खड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो गीतकार हैं, गीतकार का काम जो है पुल बनाना होना चाहिए, संबंधों के बीच में जो है पुल बनाने का काम उनको करना चाहिए, ना कि संबंधों के बीच में दीवार खड़ी करने का काम करना चाहिए। और जहां तक जावेद अख्तर साहब की बात है, वो जो है बौद्धिक व्यक्तित्व हैं देश के, और उनकी तरफ से की गई जो टीका टिप्पणियां होती हैं वो अक्सर चर्चाओं का विषय बन जाती हैं। और यहां पर खासतौर से जब आमिर खान मुत्ताकी, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री, जब भारत का दौरा करते हैं, तो यहां पर जो है दो नजरिए से उसको देखा गया। पहला नजरिया उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन हिंदुस्तान के साथ मजबूत करना, और दूसरा उनका घरेलू मसला कि वो महिलाओं के साथ में जो है कितने डोमिनेंस हैं, या फिर महिलाओं के प्रति उनकी सरकार का क्या नजरिया है, वो उनका घरेलू मसला है, हमें उससे क्या करना है। भारत के साथ में, जी, भारत के साथ में जो ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं इस समय, वो मायने यहां पर करता है। जावेद अख्तर साहब को शायद उस पर फोकस करना चाहिए था, उसको हाईलाइट करना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, जो कई लोगों को खला भी है। और कई मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी उनके इस स्टेटमेंट की जो है मुखालिफत की है, उसका विरोध उन्होंने किया है। नाजिया इलाही खान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, विस्फोटक अंदाज में अपनी बातों को रखती हैं, ईरान की मीडिया में छाई रहती हैं, पाकिस्तान की मीडिया में छाई रहती हैं, गल्फ के दूसरे देशों में जो है इनके जो है खूब चर्चे रहे हैं, इनके बयानों को खूब वहां पर जो है खूब शेयर किया जाता रहा है, खूब उठाया जाता रहा है। हमारे साथ इस संजीदा मसले पर बातचीत के लिए आप जुड़ी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। जी। और जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं वो कहीं जाए नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, और नवभारत टाइम्स लगातार हर पल की तमाम बड़ी अपडेट्स को सबसे पहले आपके बीच लेकर के आता है। इसलिए अपनी जो कनेक्टिविटी है वो नवभारत टाइम्स के साथ बनाकर रखें, अगर आपको खबरों में सबसे आगे रहना है और सूचनाएं सबसे पहले पानी है तो। नमस्कार।